आप सभी का स्वागत। वर्षों पहले हरिवंश राय बच्चन कहकर गए थे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो, जांचो, परखो और फिर से जिंदगी में सुधार करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिल में नेक इरादे, सच्ची भावना, सच्ची लगनता हमें हमारे लक्ष्य में कामयाब होने से कभी रोक नहीं सकती है। और ऐसी एक मिसाल बने पूनम प्रजापति। ऐसा क्या रहा इनके जीवन के दौर में, हम आज इन्हीं की जुबानी से जानना चाहेंगे। इन्हीं की जुबानी से हम जानेंगे कि ऐसा क्या इनकी लाइफ में दौर आया और पूनम प्रजापति क्या है। और ये मैं पूरा विवरण आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और आगे अब और भी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पूनम प्रजापति व इनके पतिदेव श्री रामकरण जी प्रजापति हमारे साथ है और आप सबका बहुत बहुत अपने इस प्यारे मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हमारा पहला सवाल ऑडियंस जानना चाहती है पूनम प्रजापति जी से कि पूनम जी, आपने ये जो आप आज समाज के लिए कर रहे हैं और आज छोटे छोटे बच्चों के लिए झुग्गी झोंपड़ी, बेसहारा, ये बच्चे आपने इनके सज्जीवन को उठाने के लिए आपने ये फैसले किए हैं, तो ये भाव आप में कहाँ से प्रकट हुए और क्या आपने ऐसा अपने जीवन में सीख ली? क्या ऐसा अभाव देखा या ऐसा क्या आपने अनुभव लिया जिससे कि आपके दिमाग में यही आया कि मुझे यही करना है? और मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग जैसे ही 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके दिल और दिमाग में ग्रेजुएशन के बाद में ये दौड़ होती है कि हमें नौकरी चाहिए, चाहे चपरासी की लगे, पुलिस की लगे, कुछ की लगे। लेकिन मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आप उस दौर में भी रहते हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में वो फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट आपके दिमाग में ये रहता है कि जो आपने बहुत सारे टारगेट ले रखे हैं और आपने अच्छे कर्म किए भी है, अच्छे काम भी कर रहे हो। मैं भी खुद देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे जो जिनकी दिनचर्या भी अच्छी है, जो अच्छे लोग हैं, वो आपको अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वही होगा कि ये आपके दिल और दिमाग में भाव कैसे प्रकट हुए, हम जानना चाहेंगे। आप हमें इसके संक्षिप्त इसके बारे में बताइए। जी, भाव तो बचपन में ही थे। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं जब पढ़ रही थी उस टाइम बहुत ऐसी स्थितियाँ होती थी कि हम उन स्थितियों को नहीं जानते थे। उस टाइम बच्चे थे। तो पहली बार मेरी चप्पल चोरी हो गई थी जब मैं 5th क्लास में थी। तो बाद में 2 दिन बाद मुझे पता भी चल गया अभी किसने चोरी की है। लेकिन फिर क्या मैं उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उस बच्चे को, वो मेरे साथ खेलता था हमेशा और उस बच्चे के पास चप्पलें नहीं थी, पैर जलते थे, मैंने देखा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। और घर पे नई चप्पल थी तो पापा ने भी डांट लगाई थी। फिर मैंने घर पे नहीं बताया कि किसने ली है, किसने नहीं। पापा ने स्कूल में भी शिकायत की थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की, चुपचाप दोबारा से नई चप्पल आ गई। धीरे धीरे ऐसे करते कुछ चीज़ें जीवन में बीतती गई और आगे बढ़ते गए। हमारे गांव में रामपुरा रंग महल में यहाँ पे 10वीं तक स्कूल था और 12वीं के लिए हमें सूरतगढ़ जाना पड़ता है। अब तो हो गया है, उच्च माध्यमिक बन गया, लेकिन उस टाइम हमें बाहर जाना पड़ता था। तो उस टाइम जब मैं बाहर जाती थी तो मैंने देखा कि जो शनिवार के दिन ये शनि महाराज के लिए कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे 5 से 10 साल के बीच में, ये डोलू लेके उसमें तेल डाल के हमारे पास, जब हम बस स्टैंड पे काफ़ी लड़कियां खड़ी होती थी तो हमारे पास आते थे, तो कुछ लड़कियां उस डोलू में सिक्के डाल देती थी। तो मैं उन लड़कियों में भी बातचीत करती थी कि ये ऐसे क्यों घूमते हैं, इस तरह से क्यों मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती या इनको इनके माँ बाप कुछ सिखाते नहीं। तो उस टाइम ये विचार आते थे। लेकिन जिस विचार आते गए और ये सोचती थी कि कोई कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन जैसे जैसे मेरा शिक्षा का स्तर बढ़ा, कुछ सोच और विकसित होने लगी। उसके बाद बीए किया। बीए के अंदर भी मेरे साथ बहुत परेशानी आई, क्योंकि गाँव में अक्सर, अब तो कुछ माहौल चेंज हो गया, उस टाइम लड़कियों को कॉलेज में भेजना बहुत बड़ी बात होती थी रेगुलर के लिए। तो मेरे नंबर अच्छे थे, मुझे रेगुलर मिल जाती सीट, लेकिन नहीं हो पाई किसी कारण से। और फिर उसके बाद प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए भी मुझे बहुत कुछ घर वालों से झगड़ा करना पड़ा और आखिरकार मुझे सफलता मिली। और उसके बाद एक चीज़ मैंने ठानी थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि थी और यही रुचि मेरी आगे आगे बढ़ती गई। और इसी तरह से पापा ने कर्ज लेके मेरे बीएड का 1 साल का जो खर्च है वो उठाया और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद
मेरे हस्बैंड ईश्वर की दया से इतने अच्छे मिले कि वो पहले से ही सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते थे और सोशल एक्टिविटी की कुछ चीज़ें मेरी शादी में देखने को मिली थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो सोशल एक्टिविटी है वो मैं अपने जीवन में लाती गई और मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान है। और जो आज मैं आपके सामने हूँ वो मेरी हस्बैंड की वजह से हूँ और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। बहुत सारी कुरीतियों से लड़ने का जो चीज़ें हैं, लड़ने का जो तरीका है वो मेरे हस्बैंड ने सिखाया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उनका भी और उन लोगों का भी जिन्होंने शिक्षा दी है आज तक मुझे। प्रारंभिक शिक्षा दी है, माध्यमिक शिक्षा दी है, उच्च शिक्षा दी है। बहुत अच्छी आपने संक्षिप्त बात बताई। तो आपने एक बहुत ही अच्छा एक वर्ड बोला था कि मेरी शादी में हमने एक ऐसा देखा और ऐसा एक मोड़ आया, आपकी ज़िंदगी में आया। तो आपने अपने शादी में ऐसा क्या अनुभव लिया? आपने कहा मेरी शादी आपके जीवन में कुछ अनोखा कार्य हुआ, तो वो क्या ऐसा अनुभव था सामाजिक स्तर पे? क्या वो कुरीति थी जिसके कारण ऐसा आपको लग रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड पहले से ही सोशल एक्टिविटीज़ में कार्यरत थे, तो उनसे हमारे क्षेत्र के सुरतगढ़ एरिया के भाटिया आश्रम से जुड़े हुए हैं जो उनके संचालक हैं प्रवीण जी भाटिया, वो थे और उनको उन्होंने बुलाया और एक 8वें वचन के रूप में हमने ये वचन लिया कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। और ये पहला ऐसा प्रण था जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी पढ़ाई का जो मेन उद्देश्य था पढ़ने का वो कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरी शादी जो थी बहुत विकट परिस्थितियों में हुई थी, क्योंकि कहीं तो ऐसा चल रहा था शादी हो ना हो, ऐसी परिस्थितियों में 10 दिनों के अंदर शादी करना बहुत बड़ी बात होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। और इसके अंदर इतने बड़े मतलब हमारे क्षेत्र के एक शिक्षाविद का आना बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद धीरे धीरे कुछ कुरीतियों को मेरे अंदर भी कुरीतियाँ थी जिन्हें निकालने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ा, झेलना पड़ा, लेकिन आज मैं उनका समर्थन करती हूँ, मेरे हस्बैंड का समर्थन करती हूँ। बहुत ही अच्छी आपने फिर से बात बताई है, कुरीतियों का आपने इस तरह से आपने त्याग किया है। तो रामकरण जी आपके पतिदेव जी हैं, तो रामकरण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आपने इस तरह से जैसा कि बताया, इन्होंने अपनी सफलता का जो समर्थन है वो सारा आप पे डाला है। तो आप में ये जो भाव थे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, तो आपने ऐसा पहले से क्या कार्य कर रखा था और आपने अपने सोशल मीडिया के ये सामाजिक स्तर के कार्यों की शुरुआत आपने कहाँ से की? नमस्कार डीपी शर्मा जी, आप यहाँ पहुँचे, पहले तो आपका भी स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ जो हमारे ये दर्शक ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपको भी सपोर्ट करेंगे, हमें भी सपोर्ट करेंगे और जो हमारे अंदर की बुराइयाँ हैं उन्हें निकालने के लिए या उन्हें बताने के लिए हमें बताएंगे। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूँ कि जब हम बचपन में थे तो बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से गुजरते रहे और मन में वो बातें आती रही कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करेंगे देश के लिए, मानवता के लिए, ताकि उनको आगे बढ़ाएं। तो हमारा एक सपना था कि जो ज़रूरतमंद झुग्गी झोंपड़ी परिवार का बच्चा है, ईंट भट्टा पर जो मजदूरी करने वाले परिवार हैं, उनका बच्चा है वो स्कूल जाए। तो ऐसे में हमने ये शुरुआत दौर है वो देखा और उसी दौर में हमने एक लक्ष्य बनाया कि हम क्यों ना हम इसी काम के लिए आगे आएं। तो मेरा बचपन में या यूँ कहूँ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो साहित्य में रुचि थी, पत्रकारिता में रुचि थी। बड़े भैया ओम प्रकाश वर्मा यारा थे, वो राजस्थान पत्रिका अखबार में रिपोर्टिंग करते थे, तो वहीं से कहीं ना कहीं हमें कहानियाँ लिखने का शौक़ पैदा हुआ, कविताएँ लिखने का शौक़ पैदा हुआ और धीरे धीरे आगे ये शौक़ बढ़ता गया और एक मेरी पुस्तक भी आई बेटियाँ, जिसमें 7 कहानियाँ लिखी गई। हालांकि मैं आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर था, तो आज देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनके जो मुख्य सचिव है अजय जी बादू, उनकी माता श्री ने हमें 20,000 रुपये का डोनेशन उस पुस्तक के प्रकाशन के लिए दिया था, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। माता जी उस समय 2 जिलों की, सीकर और ये चूरू क्षेत्र की जिला शिक्षा अधिकारी भी रही थी। तो उन्होंने उस समय अपने क्षेत्र में 98-99 के पास में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया था। तो मैंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रखा, तो उनको बुलाया, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उनका मेरे ऊपर इतना मन आ गया कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि रामकरण, तुम आगे जाकर जो मैं काम कर रही हूँ बुज़ुर्गों का पढ़ाने का, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं
परिवार उन बच्चों को पढ़ाने का आप भी ऐसा करोगे। तो उन्होंने जो मेरे को एक लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य के साथ साथ मेरी जो माता जी थी स्वर्गीय दाखा देवी जी, तो उनके मन में भी एक विचार था कि मैं खुद अनपढ़ हूँ। बाद में बड़ी बहन ने उन्हें साक्षर किया और बड़ी बहन को भी जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया। तो उन्होंने 13 गांव की महिलाओं को शिक्षित किया और जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया था। तो बड़ी बहन से भी मुझे ये प्रेरणा मिली और उसके बाद माँ ने मुझे संबल दिया कि आप ये अच्छे काम है वो करते जाओ, ज़रूरी नहीं है कोई आपको अच्छे काम का श्रेय दे या ना दे। और फिर उसके बाद में थोड़ा जब जागरूक हुआ तो सूरतगढ़ में मेरे जो आदर्श व्यक्तित्व के रूप में श्री मनोज जी स्वामी हैं, जो पंजाब केसरी के पत्रकार हैं और सूरतगढ़ टाइम्स अखबार के संपादक हैं और राजस्थानी में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार भी मिला हुआ है। वे हमारे गुरु एक पत्रकारिता और साहित्य जगत में बन गए और उन्हीं के सानिध्य में हमने आगे का जो मार्ग प्रस्तुत किया। वे गर्भक संरक्षण शिशु समिति से जुड़े हुए थे, उसी समिति से मैं भी जुड़ गया और वहाँ हमें ये बात देखने को मिली कि कन्या भ्रूण हत्या है वो महापाप है। हम उनके साथ में जाते और वहाँ पर एक फिल्म दिखाई जाती और उसी फिल्म के माध्यम से हम आगे की जानकारी देते। तो धीरे धीरे फिर मेरा जुड़ाव हुआ जो रामेश्वरम ट्रस्ट है रावतसर से था 2016 में, और उसी ट्रस्ट के माध्यम से हमने ये आगे का कार्यक्रम चलाया। और 2016 में ही 31 मार्च को हमारी शादी हुई और शादी में मैंने ये प्रण लिया कि हमारी शादी एक व्यक्तिगत रूप से न होकर एक सामाजिक शादी का ढांचा बनेगी। तो उस कार्ड में हमने राजस्थानी में कार्ड छपवाया और सभी जो भाषा और सभी समुदाय हैं, सभी जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमने सादर आमंत्रित किया। और उस समय हमने एक पौधारोपण का अभियान चलाया हुआ था। तो शादी में आए हुए सभी मेहमानों को किसी कुरीति से बचने के लिए शराब वगैरह नहीं बांटकर या अश्लील चीज़ें न परोस कर हमने उन सभी आए हुए मेहमानों को एक एक पौधे बांटे और शादी में 500 पौधे का लक्ष्य रखा। और उसके बाद में हमने पति पत्नी दोनों में मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो शोपरा में है, जहाँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी, तो उसी स्कूल में हमने 150 पौधे लगाए और हमने ये निर्णय लिया कि पर्यावरण को बचाएंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे और जो कन्या भ्रूण हत्या है वो रोकेंगे। तो इसी संदर्भ में हमने यानी पूनम जी और मैंने मिलकर शादी के समय 8वां वचन कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए ये वचन लिया। आदरणीय गुरुजी भाटिया जी है उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हीं के सानिध्य में ये हमने वचन लिया। और आप सभी जो देख रहे हो, पिछले हम लगभग 14-15 सालों में इस शिक्षा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का जो एक हौसला है वो हमें मिलता है। आप सभी जब हमें पॉजिटिव करते हो तो ये एक ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आपने जीवन का सफ़र बताया। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पूनम फाउंडेशन जो ट्रस्ट है इस प्रकार शिक्षा अभियान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जो कि झोंपड़ियाँ, BPL, बेसहारा सबके लिए निःशुल्क शिक्षा का अभियान आपने जागृत कर रखा है। यानी कि कहीं न कहीं आप दोनों के इस प्रयास और आपकी इस सफ़र को देखकर मेरे दिल और दिमाग में भाव जगे, तो मैंने आपसे जुड़ने का, इस प्रकार से सहयोग करने का फैसला किया और ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और अब आगे का आपके जीवन का क्या प्लान है और आपने इस कार्य को कहाँ तक पहुँचा दिया है, और वर्तमान में अभी पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट कहाँ किस हद तक काम कर पा रहा है? वर्तमान में हमने जो पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट में जो कार्य किया है, हमने जो ट्रस्ट डीड हमारे दोनों के नाम है और आगे की कार्यकारिणी हमने बना रखी है। अलग अलग जगह का हमने प्रभारी बना रखा है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में हम मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अभी जो पूनम फाउंडेशन है लगभग 40,000 से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको स्टेशनरी बांट चुका है। 7,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको कॉपी किताबों के अलावा स्वेटर है, जूते हैं, ड्रेस हैं और अन्य जो सामग्री है वो बांट चुका है। जब से हम लगे हुए हैं लगभग 1300-1400 ऐसे बच्चे हैं जो जॉब लग चुके हैं। और इसके अलावा जो हमने प्रयास किया है 13,800 से ज़्यादा पौधे हैं जो हम लगा चुके हैं और प्लस में उनको वितरण कर चुके हैं।
और हमने उन पौधों की जिम्मेदारी के लिए अलग अलग जगह पर टीमें बना रखी है ताकि इनको पेड़ लगाकर उस भारत का सपना पूरा करेंगे, उस मानवता का सपना करेंगे जो हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसी ज़रूरत भविष्य में नहीं पड़े। और आगे भविष्य की हमारी ये योजना है कि जहाँ कहीं भी हमें ऐसा बच्चा नज़र आए कि वो ज़रूरतमंद परिवार से है या झुग्गी झोंपड़ी परिवार से है या स्कूल नहीं जा रहा है, तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सबसे पहले हम उस बच्चे को जोड़ें और आप सभी दर्शकों के माध्यम से जोड़ें, आप सभी भामाशाहों के माध्यम से जोड़ें या जो भी इस कार्यक्रम को डीपी शर्मा जी के चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा जो भारत है हम उसको शिक्षित करें, विकसित करें और उसके बाद में हमारा जो आगे का लक्ष्य है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, चाहे हमें किसी भी पद पर आसीन होना पड़े, पद की गरिमा बनाए रखें, सबसे पहले हम मानव बने, इंसान बने और हमारे कर्म क्षेत्र में दिमाग में पैसों के अलावा और भी बहुत सारी बातें होनी चाहिए कि सब कुछ पैसा नहीं होता, मानवता ही सब कुछ होती है। और इसी संदर्भ में हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारे जो कार्यकर्ता है वो निस्वार्थ रूप से लगे हुए हैं, वे किसी भी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो पूनम फाउंडेशन है वो अपने आप में एक परिवार है। यहाँ वही लोग आते हैं जो अपने आप में निस्वार्थ सोच रखते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं है या वो बिजनेस लाइन से बहुत हट कर मानव की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल आपके उद्देश्य बिल्कुल नेक हैं और उद्देश्य मजबूत उद्देश्य हैं और मैं यही मंगल कामना करना चाहूँगा और कि आपके उद्देश्य बिल्कुल सफल रहें और जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं और जो आगे आपके प्लान हैं मजबूत बने रहें। और मैं मेरे दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति पूनम फाउंडेशन से जुड़ सकता है। यहाँ पर किसी के फाउंडेशन से किसी को जोड़ा जाता नहीं है। जिसके अंदर कुछ करने की भावना है, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, जिसमें कुछ कर गुजरने की भावना है वो पूनम फाउंडेशन से जुड़ सकता है। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, कंप्लीट डिटेल होगी और आप ट्रस्ट से बात भी कर सकते हो। बिल्कुल यही हमारा आगे का उद्देश्य रहेगा और पूनम जी का, रामकरण जी का और मेरा भी खैर यही उद्देश्य रहेगा कि हम लोग किसी न किसी तरीके से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, हम किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे और कोई विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कहीं स्कूल नहीं भी है, कोशिश तो हम ये करेंगे। राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रखे हैं, स्कूल व्यवस्था है, लेकिन जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पा रहा है, जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर पूनम जी जैसी मिसाइल वहाँ पर कायम होंगे। और हमारा और रामकरण जी का उद्देश्य यही है कि हमारी इस कहानी को सुनकर कि और ऐसी कई पूनम यहाँ समाज में पैदा हों और ऐसी कई भावनाएं उनमें जागृत हो ताकि समाज का सुधार किया जा सके और समाज में कुरीतियाँ और जो गंदी प्रथाएं उनका अंत हो सके और शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक कर सके। यही मेरे दर्शकों से कहना होगा। अंततः पूनम जी से हम बात करना चाहेंगे, आप दर्शकों को संदेश देना चाहते हो, दे सकते हैं। जी सर, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप खुद पढ़े लिखे हो तभी आप सर से जुड़े हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और आपसे भी निवेदन है कि आप शिक्षा का महत्व है उसको समझते हो और उस महत्व के साथ एक निवेदन है, अपील है, प्रार्थना समझें कि जब भी आपके घर में कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो या किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी ऐसी बच्चे का या कुछ भी ऐसा जागरण वगैरह हो, तो उसमें आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और पौधे के साथ साथ ये भी नियम बनाएं कि आप अपने बर्थडे पर किसी गरीब के बच्चे को स्टेशनरी डोनेट करेंगे, चाहे वो थोड़ी हो या जितनी आपसे बन पड़े उतनी ज़रूर करें। और दूसरी बात एक और कहूँगी कि जब भी आपके घर कोई बच्चा भीख मांगता दिखे जहाँ कहीं भी, तो आपको अगर पॉसिबल हो उस टाइम तो उस बच्चे को भीख में कुछ पैसे न देकर पेन और पेंसिल दीजिए, ताकि वो आज भीख मांग रहा है कल को उसके बच्चे भीख ना मांगे, क्योंकि यहीं से शिक्षा की शुरुआत होती है। शिक्षा की जो जड़ है उसे हमें लगाना है और जड़ लगाने के बाद पौधा अपने आप बन जाएगा, पेड़ अपने आप बन जाएगा। तो सभी से निवेदन करूंगी कि अपने स्तर पे हम ये शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे जुड़ो, क्योंकि कई लोग हैं वो दूर हैं लेकिन हमसे जुड़ नहीं सकते, तो आप अपने स्तर पे शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ होती है पहले अपने से शुरू करें फिर आगे हम बताते हैं। तो इसी तरह से हमने भी अपने घर से शुरू किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बर्थडे या कुछ भी ऐसा
आयोजन अपने घर पे करें तो उस समय पौधे और स्टेशनरी का जो एक लक्ष्य है, आपके आसपास हर किसी के घर के आसपास कोई न कोई ऐसा परिवार होता है जहाँ स्टेशनरी की ज़रूरत होती है किसी बच्चे को, तो आप ज़रूर दें। इसी के साथ सभी को फिर से कहूँगी जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा लक्ष्य बताया पूनम जी ने। और अंततः मैं भी यही कहना चाहूँगा, कोई काम तब तक ही मुश्किल होता है जब तक उसको शुरू न किया जाए, और जब कोई कार्य ऐसी कितना भी मुश्किल हो शुरू कर लिया गया तो अब वो मुश्किल नहीं है। चाहे वो किसी विषय के संदर्भ में बात हो, चाहे वो किसी कार्य के संदर्भ में बात हो, कोई से भी क्षेत्र की बात हो, वो तब तक ही मुश्किल है जब तक उसको शुरू नहीं किया जाता है। तो ये थी आपके सामने पूनम फाउंडेशन की संपूर्ण जानकारी, पूनम जी का जीवन सफ़र और इधर रामकरण जी का पूरा जीवन का सफ़र कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके और किस तरह से छोटे से एक लेवल से और इस छोटे से ट्रस्ट को बहुत बड़े स्तर पे लेके आए, और अभी भी ये अपने आप इस स्तर को बड़ा नहीं मानते हैं और इनका बहुत कुछ आगे करने का प्लान है। जब मैं इनसे बातचीत करता हूँ तो इनके शब्दों से मुझे पता चलता है कि ये क्या करने वाले हैं, और इनकी बातों को देखकर इनके इन लक्ष्यों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो जो होता रहेगा वो आपको मैं मेरे चैनल के माध्यम से और दर्शकों के सामने बीच बीच में लाता रहूँगा, ताकि आपके दिल और दिमाग में भाव जागृत हो कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। एक कमेंट तो पूनम जी के लिए ज़रूर बनता है, रामकरण जी के लिए भी एक कमेंट बनता है, तो ज़रूर करें। आपको इनकी जीवन परिचय से क्या अनुभव मिला ये ज़रूर आप कमेंट करोगे। तो आज की जानकारी इतनी ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।